दोस्तों, भारतीय राजनीति के 5 ऐसे नेता जो एक समय पर सबसे ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं पूछता। आज मैं आपको सुनाने वाला हूं भारतीय राजनीति की 5 सबसे बड़ी डाउनफॉल की कहानियां। नंबर 5 पर आते हैं सुरेश कलमाड़ी। महाराष्ट्र और दिल्ली की राजनीति में एक दौर ऐसा था जब सुरेश कलमाड़ी की मर्जी के बिना खेल मंत्रालय में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वह पुणे से 4 बार सांसद रहे और देश के स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन के बेताज बादशाह थे। साल 2010 में जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि CWG का आयोजन हुआ तो सुरेश कलमाड़ी उसके सबसे बड़े कर्ता धर्ता थे। उस वक्त उनका रुतबा किसी केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री से कम नहीं था। विदेशी मेहमानों के आगे वह ऐसे घूमते थे जैसे पूरा देश उनकी जेब में हो। बड़े बड़े बिजनेसमैन और खिलाड़ी उनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन कहते ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका जरूर होता है। कॉमनवेल्थ गेम एक ऐसा तगड़ा घोटाला सामने आया कि पूरी दुनिया में देश की थू हो गई। टॉयलेट पेपर से लेकर AC और गाड़ियों के किराए में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। कागज के कप और चम्मच भी हजारों के बिल में दिखाए गए थे। सुरेश कलमाड़ी का ऐसा बुरा वक्त शुरू हुआ कि उन्हें अपनी चमचमाती गाड़ी छोड़कर सीधे तिहाड़ जेल की सरकारी हवा खानी पड़ी। कांग्रेस पार्टी ने भी इस अपनी साख बचाने के लिए उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। जेल से बाहर आने के बाद उनका राजनीतिक कैरियर पूरी तरह से मटियामेट हो गया। आज सुरेश कलमाड़ी पूरी तरह से गुमनामी जिंदगी जी रहे हैं। पुणे की सड़कों पर अब वही पुरानी धाक नहीं रही। आज की नई जनरेशन तो उनका नाम तक भूल चुकी है। वह बस एक पुराने घोटाले के चेहरे के रूप में इतिहास में दर्ज होकर के रह गए हैं। जो नेता कभी खेलों का बजट तय करते थे, आज वह खुद राजनीति के खेल में पूरी तरह से आउट हो चुके हैं। यह तो था भ्रष्टाचार का खेल जिसने एक बड़े नेता को घर पर बिठा दिया। लेकिन राजनीति में असली खेल तो तब होता है जब अपनी ही पार्टी के अंदर तख्तापलट हो जाए। अगला जो नेता सामने आता है वह तो पूरी पार्टी का जन्मदाता था, लेकिन उसके अपने ही चेलों ने उसे ऐसा किनारा किया कि वह आज तक समझ नहीं पाए। सोचिए कौन हो सकता है वह नेता जो खुद अपनी बनाई सल्तनत में बेगाना साबित हो चुका है। दोस्तों, नंबर 4 पर आते हैं लालकृष्ण आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के इस लोह पुरुष की एक समय देश में ऐसी धाक थी कि उनके एक ही इशारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आती थी। 1990 के दशक में उन्होंने जो राम रथ यात्रा निकाली थी, उसी के बदौलत आज बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के राज कर रही है। वह देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री रहे। उन्हें हमेशा अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा था। पार्टी के अंदर उनका रुतबा ऐसा था कि अटल जी के बाद वही सबसे बड़े पावर सेंटर थे। बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे और उनकी बात को पत्थर की लकीर माना जा रहा था। लेकिन राजनीति बड़ी बेरहम होती है। यहाँ की वफादारी की एक्सपायरी डेट बहुत जल्दी आती है। साल 2014 के चुनाव से ठीक पहले जब पार्टी में नई युग की शुरुआत हुई तो लालकृष्ण आडवाणी जी के पांव तले से जमीन खिसक गई। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने इतना सफाई से उन्हें साइड लाइन किया कि उन्हें भनक तक नहीं लगी। उन्हें एक ऐसे पद पर बैठा दिया गया जिसकी राजनीति में कोई वजूद ही नहीं है, जिसे मार्गदर्शक मंडल कहते हैं। एक ऐसा मंडल जिसका रास्ता खुद पार्टी का कोई भी सक्रिय नेता कभी नहीं देखना चाहता। आज लालकृष्ण आडवाणी जी के लगभग 98 साल के हो चुके हैं। वह जिंदा है, लेकिन उनका राजनीतिक वजूद पूरी तरह से शून्य हो चुका है। साल में बस एक बार उनके जन्मदिन पर बड़े नेता उनके घर गुलदस्ता लेकर फोटो खिंचवाने जाते हैं ताकि मीडिया में अच्छा संदेश जाए। जिस नेता ने पार्टी को 2 सीट से उठा करके इस मुकाम पर पहुंचाया, आज वह खुद अपने ही घर में एक दर्शक बनकर के रह गए हैं। आडवाणी जी को तो सम्मान के साथ किनारे किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भी शेर था जिसे नए शिकारियों ने पिंजरे में ऐसा बंद किया कि उसकी दहाड़ की गायब हो गई। उस नेता की भैंस खोजने के लिए पूरी पुलिस लग जाती थी, पर आज वह खुद अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए तरस रहे हैं। कौन है यह नेता जिसके नाम से कभी लखनऊ का सचिवालय कांपता था? नंबर 3 पर आते हैं आजम खान। समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता का रामपुर में ऐसा एक छत्र राज था कि लोग उन्हें वहां का असली नवाब मानते थे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में आजम खान का ऐसा जलवा था कि लखनऊ के बड़े बड़े IAS और IPS अधिकारी उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े रहते थे। उनका गुस्सा और उनका रुतबा इस कदर सात आसमान पर था कि एक बार उनकी भैंस खो गई तो उत्तर प्रदेश की आधी पुलिस VIP काम छोड़कर भैंस को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रही थी। उनके मुंह से निकला हर शब्द कानून
कानून बन जा रहा था और रामपुर में तो उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी परे नहीं मार सकता था। लेकिन साल 2017 में जैसे उत्तर प्रदेश की सत्ता बदली और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो आजम खान के बुरे दिन ऐसे शुरू हुए कि थमने का नाम ही नहीं लिया। उनके ऊपर एक दो नहीं बल्कि पूरे 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज कर दिए गए। इनमें भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी और जमीन कब्जाने जैसे अजीबोगरीब केस शामिल थे। जो नेता कभी विधानसभा में खड़े होकर बड़ी बड़ी तकरीरें देता था, उसका हंसता खेलता राजनीतिक साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उन्हें लंबे समय तक जेल में भी रहना पड़ा। उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की गई और उनके चुनाव लड़ने पर भी कोर्ट ने बैन लगा दिया। आजम खान की यह हालत यह है कि वह कोर्ट और कचहरी के चक्कर काट कर पूरी तरह से थक चुके हैं। उनकी सेहत भी खराब रहने लगी है और वह अपने ही गढ़े रामपुर में राजनीतिक रूप से पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुके हैं। यह तो उत्तर प्रदेश के बेताज बादशाह का हाल था जो आज अपने ही घर में कैद हो चुके हैं। लेकिन अब जो कहानी सामने आती है वह दक्षिण भारत के उस राज्य की है जहां सिनेमा और राजनीति का खतरनाक कॉम्बिनेशन चलता है। एक ऐसी महिला जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने ही वाली थी, लेकिन शपथ ग्रहण से ठीक 24 घंटे पहले किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि वह सीधे जेल पहुंच गई। सोचिए कौन हो सकती है वह पावरफुल महिला। नंबर 2 पर आती है वीके शशिकला जी। तमिलनाडु की राजनीति में एक समय इस महिला का नाम खौफ और अकुत ताकत का दूसरा नाम था। वह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की सबसे करीबी सहेली थी और उन्हें पूरी पार्टी के चिन्नम्मा यानी कि छोटी माँ कहा जाता था। जब तक जयललिता जिंदा रही तब तक शशिकला जी ने पर्दे के पीछे से पूरी सरकार और AIADMK पार्टी को अपनी उंगलियों पर नचाया। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर मंत्रियों के विभाग तय करने तक सब कुछ शशिकला के पोएस गार्डन वाले घर से ही तय होता था। साल 2016 में जब जयललिता का निधन हुआ तो शशिकला ने पार्टी की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले ली। वह तमिलनाडु की नई मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और वह बस राजभवन जाने ही वाली थी। लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा हथौड़ा चला कि उनकी सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें सीधे 4 साल की जेल की सजा सुना दी गई। वह आसमान से गिरी और खजूर में अटक गई। जेल जाने से पहले उन्होंने जयललिता जी की समाधि पर जाकर हाथ पटक कर कसम खाई थी कि वह वापस आएगी। लेकिन जब वह 4 साल बाद जेल की सजा काट करके बाहर आई तो उनके ही बनाए हुए चेलों ने पार्टी संभाली थी। EPS और OPS की जोड़ी ने उन्हें पार्टी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। आज शशिकला जी पूरी तरह से अलग थलग पड़ चुकी है। उनके पास ना तो कोई पार्टी बची है ना कोई जनता का कोई बड़ा समर्थन है। वह चेन्नई के कोने में पूरी तरह से गुमनाम जिंदगी जी रही है और तमिलनाडु की आज की राजनीति में अब उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा है। अब वक्त आ गया उस सबसे बड़े राजनीतिक डाउनफॉल का जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला करके रख दिया था। एक ऐसी महिला नेता जो 4 बार देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, जिनका वोट बैंक इतना फौलादी था कि दिल्ली की सरकारें भी उनके आगे घुटने टेकती थी। चलिए जानते राजनीति के इस सबसे बड़े और हैरान कर देने वाले डाउनफॉल के बारे में। नंबर 1 पर आती है बहन जी मायावती जी। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमा मायावती का भारतीय राजनीति में एक समय ऐसा खौफ और दबदबा था कि बड़े बड़े नेता उनके सामने आने से कतराते थे। साल 2007 में उत्तर प्रदेश चुनाव में उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। उस दौर में मायावती का रुतबा ऐसा था कि उन्हें देश का अगला प्रधानमंत्री तक माना जा रहा था। वह जहां भी रैलियां में जाती थी उन्हें करोड़ों रुपए के असली नोटों की माला पहनाई जा रही थी। उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में लखनऊ और नोएडा में हाथियों और अपने खुद की इतनी विशाल मूर्तियां लगवाई कि विपक्षियों की बोलती बंद हो गई। उनके शासन में ब्यूरोक्रेसी इतनी टाइट थी कि बड़े बड़े अफसर उनकी चप्पलें तक सीधी करने के लिए तैयार थे। उनके बंगले के अंदर उनकी मर्जी के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन समय बदला और मायावती जी के धीरे धीरे जमीनी कार्यकर्ताओं और कैडर से दूरी बना ली। वह सोशल मीडिया और बंद कमरों की राजनीति में ऐसी सिमटी कि उनका सबसे मजबूत और वफादार दलित वोट बैंक उनके हाथ से रेत की तरह फिसल गया। साल 2022 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद के चुनाव में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में लगभग शून्य पर आकर के टिक गई। आज मायावती का यह जाल है कि वह सिर्फ अपने घर के अंदर बैठकर सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज जारी करती है। उनके सारे पुराने और कद्दावर नेता पार्टी छोड़कर
छोड़कर दूसरे दलों में जा चुके हैं। जो मायावती जी कभी देश की सबसे ताकतवर महिला नेता थी, आज वह अपनी पार्टी का वजूद बचाने के लिए अकेले संघर्ष कर रही है। राजनीति के इतिहास में इतना बड़ा और दर्दनाक डाउनफॉल शायद ही किसी और नेता का हुआ हो। यहाँ पूरी की पूरी पार्टी ही गायब होने के कगार पर आ गई है। दोस्तों आप में से इनमें से किस नेता को जानते हो, कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।